Hey guys, welcome to my channel CSC C for Commerce. So कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना सीखा था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना सीखा था। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा डिविडेंड प्राइस अप्रोच, एक और है डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ। फिर सिमिलरली अर्निंग प्राइस अप्रोच है, उसके साथ में अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ भी है। ये दोनों जो चारों मैंने बोले ये दोनों लिंक्ड है। लाइक डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर ग्रोथ कंसीडर नहीं करते और डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ के अंदर ग्रोथ कंसीडर करते हैं। सिमिलरली अर्निंग के अंदर भी है, अर्निंग प्राइस अप्रोच में भी दो और नए हैं, एक है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल और एक रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ये दोनों थोड़े से अलग है, ये वाला और ये लास्ट जो मैंने दोनों चीजें बोली वो। उसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं अपन सबसे पहला वाला डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिविडेंड, ये है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब जो बेसिकली डिविडेंड प्राइस अप्रोच किस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, डिविडेंड के ऊपर कॉस्ट निकालता है, ठीक है। तो ये D1 जो दे रखा है मैंने, ये D1 का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आने वाले सालों के अंदर डिविडेंड जो कंपनी देने वाली एक्सपेक्टेड क्या है, D1 अपॉन P0। P0 क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो D1 अपॉन P0 जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। बेसिकली अपन क्या मतलब कॉस्ट यानी जो कंपनी को खर्चा लगने वाला है, अब इक्विटी शेयर्स पे क्या लगेगा, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देंगे या ईपीएस। तो सबसे पहले अपन जो फार्मूले बात कर रहा है डिविडेंड प्राइस अप्रोच के ऊपर। तो जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच के ऊपर बोल रहा है डिविडेंड पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो डिविडेंड अपॉन करंट मार्केट प्राइस। लेकिन डिविडेंड में भी याद रखना D1 का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब D0 और D1 का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लेटर आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा कैसे आपको डिसाइड करना है वो D0 है D1 है। D0 का मतलब क्या हो गया, जो चलते आ रहा है, और D1 का मतलब क्या होगा, जो कंपनी अगले साल देने वाली है, एक्सपेक्टेड है आगे देने का, तो वो हो गया D1। तो इसमें एक चीज ही गलती हो सकती है कि D0 D1 में अपन ने गलती कर दी, तो D1 अपॉन P0, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा अपना KE, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर। सेकंड जो है अपना स्क्रीन पे लिख रहा होगा डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद सॉरी डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ। अब भैया ये क्या वाला है, इसके अंदर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, विदाउट ग्रोथ और ग्रोथ के अंदर इसके अंदर प्लस जी कर दिया है लास्ट में, या आपको इसमें होगा प्लस जी कर रखा है सिर्फ, ठीक है। तो यानी ग्रोथ को कंसीडर किया है। ग्रोथ यानी क्या, लाइक जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच अपन ने पढ़ी थी जिसमें ग्रोथ नहीं थी, फर्स्ट जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा उसके अंदर क्या बोलता है ये कि डिविडेंड नहीं बढ़ने वाला, डिविडेंड एक कांस्टेंट ही चलने वाला है, डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट दिया जाएगा, डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं या डिविडेंड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो डिविडेंड ऑफ प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ है वो क्या बोलता है कि जो डिविडेंड है उसमें ग्रोथ आएगा, अर्निंग के साथ ग्रोथ होगा अगले आने वाले सालों के अंदर, इसलिए ग्रोथ को कंसीडर भी करता है। ये थोड़ा जो फर्स्ट विदाउट ग्रोथ वाला है वो थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो थ्योरेटिकली है। जो ये वाला ग्रोथ वाला है ग्रोथ कंसीडर कर रहा है, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है थोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये था, ग्रोथ का डिफरेंस आपको प्लस ग्रोथ करनी है। ग्रोथ ऐसा निकालते हैं, गॉर्डन का मेथड है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जो हम बोलते हैं उससे जी निकलता है, तो मैं आपको बताता हूं बाद में, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला अपना हो गया डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ का। अब सिमिलरली बना जाते हैं, एक और क्या खर्चा लगता है, क्या मिलता है इक्विटी शेयर्स को, अर्निंग जो लास्ट में बचा था किसका होता है, इक्विटी वालों का। जो लास्ट में बच गया पैसा सब कुछ देने के बाद इक्विटी वाले लेके जाते हैं। तो एक और जो कॉस्ट निकालते हैं एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर के ऊपर। तो अब आता है अर्निंग पर प्राइस अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, EPS1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ये PO नहीं है, P0 ही है। EPS1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। EPS1 का भी सेम फंड है, सेम फंडा क्या है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, ठीक है। चलती है जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है उसको कंसीडर करना, ठीक है। इसके अंदर भी सेम D1 वाला कांसेप्ट ही मैं बताऊंगा आपको 0 और 1 कब कंसीडर करना है। सिमिलरली के EPS1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। अब ये दोनों के सेम वही चीज है जो अपन ने डिविडेंड वाले में डिस्कस हुई थी फार्मूलाज में, एक में ग्रोथ कंसीडर किया है, एक में ग्रोथ कंसीडर नहीं किया है अर्निंग प्राइस में, ठीक है। तो ग्रोथ का वही फंडा है बेसिकली।
अब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में आपको आगे बताने वाले हैं। तो चार फॉर्मूला क्लियर हो गए होंगे, एक तो डिविडेंड वाला, एक अर्निंग प्राइस अप्रोच वाला। अर्निंग डिविडेंड दोनों के अंदर क्या है, एक तो ग्रोथ है, एक ग्रोथ नहीं है। तो बेसिकली डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर क्या है, d1/p0, और विद ग्रोथ के अंदर d1/p0 प्लस g। और अर्निंग प्राइस अप्रोच के अंदर विदाउट ग्रोथ के अंदर EPS 1 मार्केट प्राइस, और विद ग्रोथ के अंदर EPS मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ग्रोथ का फंडा क्यों था कि अर्निंग वाला कंपनी, इसके अंदर जो विदाउट ग्रोथ है अर्निंग प्राइस के अंदर, इसमें कंपनी मानती नहीं है कुछ ग्रोथ होगा, कांस्टेंट EPS मिलता रहेगा, लेकिन इसमें मानती है कि अर्निंग के अंदर भी ग्रोथ होने वाला है, अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड अर्निंग बढ़ सकती है, सिमिलर नहीं चलेगी, तो इसको अपन ग्रोथ कंसीडर करते हैं। तो सिमिलरली ये वैसा वैसे ये थोड़ा थ्योरेटिकल है विदाउट ग्रोथ वाला, और ग्रोथ वाला प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो थोड़ा सा अलग है चीज है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसमें क्या के कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझ में आया कि RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये क्या चीज है सर, ये क्या समझ डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं इसको। के का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको मालूम नहीं है। अब इसके बाद आया RF, रिस्क फ्री रिटर्न। अरे आपने अपना 100 रुपया बैंक में जमा कराया, उस पे कुछ रिस्क है क्या, बैंक डूब जाएगा नहीं। आपने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, उससे जो रिटर्न मिलने आने वाला है वो तो अब होने वाला ही, तो वो क्या हो गया, रिस्क फ्री, जो रिस्क बिना रिस्क के रिटर्न मिलने वाला। अब बी, ये जो बी जैसा बोल लिखा है ना, इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा, बेटा नहीं बीटा या बीटा। ठीक, और अंदर जो है वो है मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, अब इसको थोड़ा फॉर्मूले को समझते हैं। सपोज मैं कंपनी और आप मेरे पास आए, आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई आप हमको रिटर्न दे रहे हो, पहले तो जो अगर आपके पास जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा अगर हम कहीं बैंक में डालते हैं कहीं डालते हैं तो उसमें हमको इतना तो रिटर्न नहीं आता, तो मतलब इससे कम तो नहीं लेंगे। इक्विटी में डालने से अगर हम उनका पैसा बैंक में डालते हैं कहीं और डालते तो इतना मिनिमम तो मिलता है, सेविंग अकाउंट मिलता है, इस टाइप का सोच सकते हैं, थोड़ा इमेजिन करिए। ठीक है, तो आप मेरे पास आए, बोले भैया कि मुझे इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मुझे वो तो चाहिए, तो ये रिस्क भी तो मैंने प्लस कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब बात आई बीटा का, एक सेकंड भूल जाइए, प्लस अपन RM माइनस RF देखते हैं। RF तो रिस्क फ्री और RM मतलब मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट रिटर्न जो मिल सकता है आपको। अब आप बोल रहे हो ये चीज में अगर कहीं लाइक मार्केट में इसका कितना रिटर्न मिल जाएगा, जो मैं आपके अंदर डाल रही हूँ, जो आपके अंदर डाल रही हूँ पैसा, उसमें मार्केट में कितना रिटर्न आ सकता है। ठीक है, उस वो माइनस अपने रिस्क फ्री किया। ठीक है, जो एडिशनल रिस्क प्रीमियम पर एडिशनल प्रीमियम दे रहे हैं बीच में, लाइक इसमें सही समझते हैं, इसके अंदर अपने आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुझे ऐसे मिलने वाला तो मिलना ही चाहिए, एडिशनल जो मैं रिस्क बॉन्ड कर रहा हूं उसके ऊपर तो रिटर्न मिलना चाहिए ना मेरे को, ताकि आप यार पैसा क्यों लगाऊं, मैं ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। तो ये बीटा जो होता है वो होता है ये बिना, ये होता है मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अभी सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है बताता हूं, लेकिन बीटा क्या इंडस्ट्रियल रिस्क को, इंडस्ट्रियल रिस्क बताता है आपको, इसका बीटा क्या होता है, इंडस्ट्रियल का 1 होता है, जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा केई आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतना ज्यादा हो गया आएगा, क्योंकि जो जनरली इंडस्ट्री का जो बीटा होता है उसको 1 कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि वो क्या बताता है कि यार मार्केट इतना रिटर्न दे रहा है, ठीक है, मेरा रिस्क रिटर्न इतना है, इतना, तो उसका जो गैप आ रहा है उतना मुझे रिस्क है, और कितना रिस्क मार्केट के अंदर है, जैसा हम लोग अगर बीटा 1.5 तो 1.5 मल्टीप्लाई है जो आप एडिशनल रिस्क बॉन्ड कर रहे हो, तो उतना मुझे एडिशनल चाहिए अपनी सिक्योरिटी के, तभी तो मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि कंपनी की कॉस्ट क्या हो जाती है कि जो उसको मिल सकता है वो देना ही, साथ में जो मार्केट रिटर्न है उसको जो एक्स्ट्रा तो कुछ देना पड़ेगा, जो मार्केट में उसको रिटर्न मिल सकता है उस चीज का ज्यादा रिटर्न मिल रहा है रिस्क लेने पर, तो मार्केट रिटर्न मांगेगा रिस्क फ्री से ऊपर, तो जो उन दोनों का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा कर रहा है बॉन्ड रिस्क ले रहा है उसके ऊपर भी, और मार्केट में कितने फ्लक्चुएशंस है, बीटा जिसका रिस्पांसिवनेस बताता है सिस्टमैटिक रिस्क का, उसकी वजह से कितने चेंज कितना है उसको उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशनल उसको जो देना पड़ेगा कंपनी को वो ऐड कर देते हैं, तो रिस्क फ्री प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न को, और जो आंसर आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऑल्सो इसमें समझ में आएगा। तो अब यार कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर दो चीजें होती है, अपन ने मैंने इसको बोला कि जो बीटा होता है क्या होता है, मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो यार रिस्क दो टाइप की इसमें
CAPM अप्रोच के अंदर डिस्कस किए गए दो कौन कौन से रिस्क हैं। पहला रिस्क है अपना सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा रिस्क है अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या बोलता है? सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये हो गया जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, और अनसिस्टमैटिक का मतलब हो गया जो अवॉइड कर सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क का ये दोनों मतलब मैं जो बोला थोड़ा उसका समझ में आता है, मोर क्लियर करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बेसिकली ये हो गया जो किसी एक जने के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पूरे इंडस्ट्री के ऊपर इक्वली फर्क आएगा, और जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोला अनअवॉइडेबल रिस्क। ठीक है, उसका इंपैक्ट आने वाला ही है और किसी एक पर नहीं सब पे आएगा, तो वो हो गया अनअवॉइडेबल। उसको आप किसी भी तरीके से नहीं बच सकते, कम कर सकते हैं, बच नहीं सकते। लाइक हो सकता है डिजास्टर, अपने कैलेमिटीज हो गई, ड्रग क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, या फिर रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से जो होने वाला है वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो बीटा जो है वो किस पे कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो सिस्टमैटिक रिस्क करके कैलकुलेट होता है। अगर आपको ये जानना है कि बीटा भी कैसे निकलता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं अगर ज्यादा लोगों ने बोला तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालूंगा कि बीटा आप कैसे निकाल सकते हैं। और ये बेसिकली निकलता है रिग्रेशन इक्वेशन, अगर आपने पढ़ी हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो उससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन एक मैं रिग्रेशन इक्वेशन से बता सकता हूं इसको। तो अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो बीटा तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अपन ने सिस्टमैटिक रिस्क करना। अब मैंने बोला था अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया अपोजिट, लाइक जिसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एक कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा, सब पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कैसा हो सकता है कि अपने की मैनेजर पर्सन छोड़ के चले गए अपनी एंटिटी, या फिर अपनी सीईओ की डेथ हो गई, मर मुरा गए जो मेन पर्सन थे, बीओडी थे, तो इन वजह से सिर्फ कंपनी को इंपैक्ट करने वाला है। आजू बाजू वाले जो दूसरी कंपनी इंडस्ट्री के अंदर इंपैक्ट तो नहीं आएगा, सिर्फ अपनी कंपनी पे इंपैक्ट आएगा। तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें और उसको डाइवर्सिफाई करके रखें चीजों को, तो वो हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन जो बीटा होता है वो किसका होता है? वो इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, बीटा क्या है? मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन बीटा क्या बताता है? कितना चेंज होगा, ये रिस्पांस में चेंज बताता है कि शेयर मार्केट जैसा चेंज हो रहा है उस हिसाब से इधर रिस्क के ऊपर कितना चेंज आएगा। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज बताता है अपने को, एक चीज के ऊपर मार्केट की वजह से अपने ऊपर कितना चेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली बीटा का ये चीज होती है, उसका आपको फॉर्मूला जितना मैंने बता दिया, मुझे वीडियो बता सकते हैं। तो वापस डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। रिस्क फ्री जो अपन को मिलने वाला है वो ले लिया, उसका मार्केट रिटर्न जो दे रहा है और रिस्क फ्री में से जो डिफरेंस आएगा उसका जो इंडस्ट्री का बीटा है, जो अपन एडिशनल रिस्क बॉन्ड करनी पड़ सकती है सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितना टोटल आएगा वो कंपनी के लिए क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अपन इसके अंदर दो से डिस्कस की, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन लास्ट बढ़ते हैं लास्ट फार्मूले के ऊपर इक्विटी के, जो है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच क्या बोलता है? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैसे होता है? अब यार इसके अंदर आपने लिखा होगा D प्लस MT1 माइनस MT0 अपन MT0, MT का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 1 मतलब जो चलते आ रही है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, और MT0 जो पहले से चलती आ रही थी, और ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस या करंट मार्केट प्राइस उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं मैं आज शेयर लेता हूं 1 अप्रैल 2018 के अंदर 200 में, और 31 मार्च 2020 के अंदर एक साल बाद बेसिकली, शायद मुझे गलत बोल गया, 1 अप्रैल 2019 के अंदर मैंने खरीदे 200 रुपए में, और 31 मार्च 2020 के अंदर उसकी रेट थी मार्केट प्राइस 100 रुपए। ठीक है, तो उसको तब इसकी कॉस्ट निकालेंगे 31 मार्च। तो यार वो क्या बोलते हैं कि कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? रियलाइज्ड यील्ड, यील्ड मतलब कितनी इनकम, उस हिसाब से। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यील्ड का मतलब क्या? इनकम। तो कितनी हो जाएगी इनकम? अगर मैंने खरीदे थे तो मेरे को क्या उस पर डिविडेंड मिलने वाला था, तो डिविडेंड तो पक्का होगा कि इतना डिविडेंड तो कंपनी के लिए खर्चा है ही, प्लस मार्केट प्राइस जो मेरी अभी मार्केट प्राइस है, अभी की मार्केट प्राइस समझ लो बढ़ गई, अभी की मार्केट प्राइस मैंने क्या बोला 100 है, तो हो सकता है मैंने कम करके बताया,
हो सकता है कि पहले स्टार्टर में खरीदे थे वो 100 की थी, अब 200 हो गई, तो अपन बड़ी भी मानते हैं बेसिकली पहले, ठीक है। तो अब 200 हो गई 31 मार्च पे, तो 200 जो मार्केट प्राइस थी, अब 200 आज मेरे पास, आज मेरे को 200 रुपए मिलेंगे, लेकिन मैं खरीदे कितने में थे 100, तो 100 का फायदा हो गया ना मेरे को, तो वो तो कंपनी के लिए कॉस्ट पड़ी। तो D1 प्लस डी जो डिविडेंड है, डिविडेंड प्लस जो अपने पैसे अपन को मिलने वाले जो डिफरेंस आ रहा है अपनी मार्केट प्राइस के अंदर खरीदने और एक पीरियड के अंदर, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइड करेंगे इन सबको ऐड करके अपनी मार्केट प्राइस से जो स्टार्टिंग पॉइंट पे थी MP0 जिस दिन अपन ने लिए थे उस दिन, तो वो क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के हिसाब से निकलता है और ये बेसिकली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसका नाम क्या है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। क्या नाम है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। क्या यील्ड अप्रोच, यील्ड ऑफ इनकम। तो ठीक है, बेसिकली ये 6 फॉर्मूले थे, आपको समझ में आएंगे। दो तो लाइक एक के दो पार्ट्स थे, दो के दो पार्ट्स थे, तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच और अर्निंग प्राइस अप्रोच, फिर CAPM अप्रोच और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो आपको इसे समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब यार आगे बढ़ते हैं, अब ये फॉर्मूला तो क्लियर हो गए, अब अपन थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हर्ष लिमिटेड, मेरा नाम आ गया, हर्ष लिमिटेड हैज एन EPS ऑफ ₹9 पर शेयर, इट्स डिविडेंड पे आउट इज 40%। डिविडेंड पे आउट कितना है, 40% है। इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड आर AR लिखा गया, एक्सपेक्टेड एट 5% पर एनम। कितना, 5% एट एनम में ग्रोथ मानी गई है, अर्निंग एंड डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट 5% पर एनम। Find out the cost of equity under different approaches if MP is ₹36 per share। मार्केट प्राइस कितनी 36 दे रखी है, तो क्वेश्चन 1 करके यहाँ लिख देते हैं। मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है 36, ठीक है। EPS कितना दे रखा है, ये EPS क्या है, 0 है कि 1 है, ये EPS 0 है। हैज एन EPS, था EPS, ठीक है। डिविडेंड पे आउट कितना है 40%, तो D0, ठीक है। डिविडेंड पे आउट निकाल लेते अपन 9 का 40%, तो ये D0 अपना कितना आ गया 3.6, बराबर है। अब अपन को क्या बोला है कि कंपनी डिविडेंड 40% देती है, अर्निंग पर डिविडेंड इनकम आर एक्सपेक्टेड 5%, तो ग्रोथ कितनी बताई गई 5%, ठीक है। तो यार अपना EPS और D1 कितना हो जाएगा, EPS 1 और D1, EPS कितना हो जाएगा 9 + 5%, 9 + 5% कितना आ गया 9.45, और ये कितना आ जाएगा 3.6 + 5%, ये आ गया अपना 3.78, सॉरी 3.78। मैंने D1 क्या होता है एक्सपेक्टेड है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को कि हैज एन EPS और उसका पे आउट कितना था, मतलब ये करते आ रहे थे, एक्सपेक्टेड नहीं, अपन को क्या लेना है फॉर्मूले में एक्सपेक्टेड, अपन ने देखा था ना D1 EPS 1, तो वो था, ठीक है। अपन को निकाल मार्केट प्राइस 36, अपन ने क्वेश्चन सब लेना है, अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो फटाफट अपन अलग-अलग तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का विदाउट ग्रोथ, अपन डिविडेंड अप्रोच लेते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड अप्रोच के अंदर डिविडेंड, यहां डिविडेंड डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर EPS, बराबर, ठीक है। अब इसका A पार्ट, अब इसमें अपन लेते हैं विदाउट ग्रोथ, A अपन लेते हैं विदाउट ग्रोथ, तो विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन P0, ठीक है। तो D1 अपॉन P0, D1 कितना है 3.78, ठीक है। अब P0 कितना है,
P0 अपना आ गया 36, तो 3.78 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आ गया अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 10.5। ठीक है, अब हम बी पार्ट डिस्कस करते हैं, विथ ग्रोथ। विथ ग्रोथ के अंदर ये कैसे निकलेगा, d1 अपॉन p0 प्लस g, तो d1 कितना अपना सेम ही है 3.78 डिवाइडेड बाय p0 भी सेम ही है प्लस कितना आ जाएगा 5%। अब ये निकालो कैसे, तो ये जो इसका जो आंसर है, ये आंसर तो सेम ही आएगा 10.5 प्लस 5, तो ये अपना आ गया 15.5%। ठीक है, अब आप इसमें बोलोगे कि मैंने 3.78 क्यों दिया, अरे 3.78 तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया ना d0 था, अपन ने फॉर्मूला में क्या पढ़ता है, ईपीएस का d1 होता है, तो अपन ने इसको क्या किया, पहले ग्रोथ करके उसको लेके आए। लेकिन अगर अपन जब डिविडेंड अप्रोच लगा रहे हैं, उसके अंदर भी ग्रोथ लगा तो ग्रोथ और ऐड करनी पड़ेगी अपन को, तो g और साथ में फिर भी ऐड करना पड़ेगा। अब लेते हैं ईपीएस विदाउट ग्रोथ लेते हैं सबसे पहले, तो इसका हो गया ईपीएस 1 डिवाइडेड बाय p0 इनटू 100, तो ईपीएस 1 कितना है 9.45 डिवाइडेड बाय 36, तो 9.45 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया 26.25 अपना क्या आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सेकंड ले लेते हैं विद ग्रोथ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा प्लस ग्रोथ और हो जाएगी, तो सेम वापस नहीं लिख रहा हूं 26.25 तो आएगा प्लस ग्रोथ और ऐड हो जाएगी, तो ग्रोथ कितनी है अपनी 5, तो प्लस 5 और कर देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा अपना आंसर 31.25 ए। तो बेसिकली अपन ने दोनों डिविडेंड प्राइस और ईपीएस प्राइस के पूरा अपन ने चारों तरीके लगा के देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना रखना d1 और d0 के अंदर, तो ये मैंने आपको बता दिया कि d1 क्या है, d उसको मैंने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर कि हैज, देखो आप क्वेश्चन में लिखो फर्स्ट डिविडेंड हैज एन ईपीएस ऑफ ₹9 पर शेयर, है था, आता अपन को एक्सपेक्टेड चीज ऑफ कंपनी देने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 2, GTA Vice City, यार वो जो गेम खेलते थे अपन, वो चीज नहीं हुई है इसमें। इट्स लार्ज कंपनी, गेम बड़ा था, विद 7000 शेयरहोल्डर्स, बहुत लोगों को मारा था उसमें। हां चलिए मजा नहीं, इन्वेस्टर्स बाय 100 शेयर्स ऑफ कंपनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 225, द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी पेज द डिविडेंड ऑफ 25%, the price at the end of the year is 267.50, calculate the cost of equity। अरे यार ये चीज को डिस्कस करी हुई लग रही है, कहां करी थी, हाँ रियलाइज यील्ड अप्रोच के अंदर। तो भैया रियलाइज यील्ड अप्रोच में क्या बोला था अपन को कि यार अपन ने स्टार्ट पॉइंट ऑफ अपन एग्जांपल डिस्कस किया ना, तो सेम वही चीज है, तो शायद वही फॉर्मूला आएगा। चलिए लिखते थे मार्केट प्राइस 1, एमपी 1 कितना है 267.50, एमपी 0 ये रखा है ना 225, ठीक है, और डिविडेंड कितना है 25%। अब एक बात याद रखना, डिविडेंड डायरेक्ट इसका मतलब डिविडेंड फेस वैल्यू का मिलता है, तो फेस वैल्यू कितनी थी 10, तो डिविडेंड कितना मिलेगा 2.5। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे गलती हो सकती है। तो अपन इसके अंदर क्वेश्चन चालू करते हैं। अपन ने फार्मूला क्या था, कैपिटल जो रियलाइज यील्ड अप्रोच का फार्मूला क्या था, डिविडेंड प्लस मार्केट प्राइस 1 माइनस मार्केट प्राइस 0 डिवाइडेड बाय एमपी 0, तो डिविडेंड कितना है 2.5 प्लस एमपी 1 267.50 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 225 होल डिवाइडेड बाय, तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 276.5 माइनस 225 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 225, एक मिनट में 2.267.5
यही दोनों चीज़ें थी। 267.5 माइनस 225 प्लस 2.5, 45 आ गया। तो इसको अपन लिख लेते हैं 45 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना देगा 45 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया अपना 20%। ये क्या हो गया के ई। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन एक रियलाइज यील्ड अप्रोच का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखते मालूम पड़ जाता है कि 2 रेट दे रखी है, ऐसा रहेगा कि स्टार्ट में इतना था एंड में इतना था, तो मालूम पड़ गया ये फॉर्मूला लगना है, सीधा ठोकने का चीजें देख के पहले ऐसा जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देने का क्या क्या दे रखा है, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं है। D1 D0 ये सब प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, MP1 MP0 सब लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 के ऊपर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ H लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रिटर्न इससे कुछ याद आ रहा है अपना लास्ट कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल जो था अपन ने पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला हो सकता है कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रखा है, रिटर्न इक्वल्स टू 10%, द फर्म्स बीटा आ गया बेटा इक्वल्स टू 1.75 एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट में कितना रिटर्न मिलेगा इक्वल्स टू 15%। तो पक्का है यार, ये बात तो हो गई। तो फटाफट इसमें लिख देते हैं अपन आर रिस्क रिटर्न कितना है, आर एम कितना है और बीटा कितना है। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 10%, RM कितना है मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15% और बीटा कितना है 1.75। तो के निकालने का क्या फॉर्मूला था, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क फ्री कितना है, मार्केट रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 10% प्लस 1.75 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 10। तो 10% प्लस 1.75 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गया अपने पास 10% प्लस 8.75, तो ये आ गया 18.75%। ठीक है, तो ये आ गया अपना 18.75। तो ये हो गया अपना के ई। तो ये अपने लास्ट मेथड भी डिस्कस कर लिया जो चाहिए। तो बेसिकली सारे तरह के अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और जो क्वेश्चन थे अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे आई बटन में डाल दूंगा, आप मुझे पूछ ली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं ट्राई करूंगा डालने की। और जो मैंने बीटा का बोला था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के या मुझे मैसेज भी बता सकते हैं। तो होप सो गाइस आपने जो भी मैंने क्वेश्चंस कराया और जो भी मैंने इक्विटी का फॉर्मुलास बताया उसमें आपको सब चीज समझ में आई होगी, और कुछ भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह मैसेज कर ही सकते हैं मुझे। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो डू like, share and don't forget to subscribe to my channel. So see you guys, see you in the next video. Thank you.